आज कल के कार्बोवेज पे शुरू हुई थी बात जी, या कार्बोएनिमेलिस पे? कार्बोवेज पे जी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल कार्बन को कहते हैं। वेजिटेबल कार्बन क्या होती है, किस तरह बनती है, कुछ पता है आपको? आम लकड़ी का कोयला, जी, अच्छा, उसको वेजिटेबल कार्बन कहते हैं। अच्छा, अच्छा, ये जो आप एब्जॉर्प्शन के लिए, गैस कम करने के लिए जी, जी, बास टिक्कियाँ देते हैं, वो यही चीज़ है, ठीक, कार्बोवेज। लेकिन ये इनर्ट चीज़ है, वैसे अगर खा ले कोई तो कोई असर नहीं दिखाएगा। हनीमन ने जब इस पे प्रूविंग की है तो उसको फिर इसके बहुत से ऐसे असरात नज़र आए जिस पे उसने वो आगे बहुत गहरी दवाओं में, बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया। कार्बोवेज एलोपैथिक में हवा कम करने के लिए, मैदे की हवा कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हवा को जज़ब कर लेती है। जब बिल्कुल ड्राई टिक्कियाँ दी जाए तो हवा के ऊपर मैदे के एसिड्स के साथ कोई रद्द अमल नहीं दिखाती, बल्कि हवा को एब्जॉर्ब करती है और वो टिक्कियाँ फूल के उसके अंदर हवा पता नहीं किस तरह इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा जज़ब हो जाती है, समझ नहीं आई, मगर करती है। तो एक रिलीफ देती है जो दूसरे ऐसे मादे जो तेज़ाब से रद्द अमल करके मैदे का अल्कलाइन करते हैं, उनसे ये बेहतर है, क्योंकि वो एक किस्म का एक सिलसिला जारी कर देते हैं। वो मादे जब खून में जज़ब होते हैं फिर दोबारा एसिड बनाते हैं, फिर एंटासिड आप देते हैं, वो उनका मैंने कभी भी अच्छा असर नहीं देखा। लेकिन ये निस्बतन बेहतर चीज़ है। होम्योपैथिक में कार्बोवेज हवा दूर करने के लिए इसलिए इस्तेमाल होती है कि ये हवा बनने के लिए बनने वाली जो चीज़ें हैं बनाने वाली, उनके ख़िलाफ़ जिस्म का रद्द-ए-अमल पैदा करती है। और बनाने वाली वो क्या चीज़ें हैं जिन पर ये रद्द-ए-अमल करती है, ये है असल गौरतलब बात। वरना इतनी ज़्यादा हवा दूर करने वाली दवाएं आपको मटीरियल मेडिकल में मिलेंगी कि पहचान मुश्किल हो जाएगी। तो पहले मैं कार्बोवेज का ये हिस्सा ख़त्म कर दूं, फिर मैं कार्बोएनिमेलिस पे दोबारा आता हूँ। तो कार्बोवेज का मिजाज ऐसा है कि सारा जिस्म दिफाई ताकतें गोया खो बैठता है और आज़ाद ढीले पड़े हुए होते हैं और लगता है कि किसी चीज़ के खिलाफ भी रद्द अमल नहीं होगा। सख्त सर्द मरीज होता है, शदीद सर्दी महसूस करता है और खून का दौरान इसमें जो वरीदों का खून है वो मुतासर होता है, शरियानों का खून नहीं। बस ये यानी जिसको कहते हैं ना, आर्टरीज तो शरियानों को कहते हैं, वेन्स कहते हैं वरीदों को। तो वीनस सिस्टम का ब्रेक डाउन कार्बोवेज से ताल्लुक रखता है। ऐसा मरीज जो इस मिजाज का हो, उसका दिफा ना हो, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के ख़िलाफ़ दिफा की ताकत ही ना पैदा हो, उसके अंदर कई किस्म के वर्म्स मैदे में और कई किस्म के जरासीम पलने लगते हैं खाने और अंतड़ियों की नालियों वगैरह में। वो जरासीम जब खुराक को खाते हैं तो उससे जो मादे पैदा होते हैं ब्रेक डाउन करके, वो इंसान के अंदर एक इंसान का फुजला बनाने का निज़ाम है। वो जानदार चीज़ें छोटी छोटी वो अपने फुजले बनाने लग जाती हैं और वो इतने बदबूदार होते हैं कि कार्बोवेज और बदबू दोनों इकट्ठे चलते हैं फिर। इसलिए कार्बोवेज की हवा के साथ हमेशा आप ये पढ़ेंगे कि बदबू ज़्यादा। लेकिन ये बात जो मैंने उस दिन आपसे कही थी, होम्योपैथ बताते हैं कि ऊपर के हिस्से में कार्बोवेज का दबाव, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक तकसीम आर्टिफिशियल चली आ रही है, सब होम्योपैथ इसका बयान करते रहते, सब किताबों में ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके जो बैक्टीरिया हैं वो
मैदे पे भी असर करते हैं, अंतड़ियों पे भी असर करते हैं। जहाँ जहाँ हवा होगी वहाँ उसका असर ज़रूर होगा। ऊपर की तरफ जो दबाव का जिक्र मिलता है उसके मैंने एनालिसिस करके और करके देखा है। नक्सवामिका की तरह कार्बोवेज की अंतड़ियों में बल देकर खुराक और हवा वगैरह को आगे धकेलने की ताकत कम हो जाती है और इसलिए स्टेगनेंट हो जाता है सब कुछ। मैदे में भी ठहराव का एहसास है और वही वजह है कि मरीज़ जो कार्बोवेज के प्रूविंग करने वाले थे उन्होंने ये अलामत बताई कि ऊपर की तरफ दबाओ। जब वो कोई चीज़ हरकत नहीं करेगी तो ऊपर की तरफ दबाव होगा। और दिल पर भी इसका बद असर होता है। जब मैदा और दिल दोनों माऊफ हों या कमज़ोर हो चुके हों तो ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास होता है कि यहाँ अंदर से मुट्ठी से हर चीज़ को बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अंतड़ियों के निचले हिस्से में भी ताफुन पैदा होता रहता है, हवा बनती है वहाँ भी और हवा खारिज भी होती है मगर सख्त बदबूदार। ये दवा और कार्बो एनिमैलिस दोनों इस पहलू से कदर मुश्तरक रखती हैं और दोनों में अगर होम्योपैथिक डोज में मुनासिब ताकत में दी जाए तो ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल एक्शन है बल्कि वर्म्स को मारने में ये बहुत अच्छा असर दिखाती है।